ओम प्रणाम सभी भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे आप सभी? सब कुशल मंगल? केम छो बधाए? मजामा? खूब सरस। आप सौ योगाभ्यास माटे जोड़ाई चुक्या छो। तो आज हम एक ऐसी समस्या कि जो बहनों में ज़्यादा रहती है, वैसे सब वर्ग में होती है लेकिन बहनों में ज़्यादा ये समस्या होती है, बच्चों में भी हो जाती है। वैसे ये 20 से लेकर 40 तक की उम्र में ज़्यादा ये समस्या होती है, खास कर तौर पर बहनों में। ये समस्या है थायराइड, हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म। इसके लिए दुनिया में कोई दवाई नहीं है। आपको अगर थायराइड हो गया एक बार, तो बस जीवन भर, जब तक आपका जीवन है तब तक आपको दवाइयों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। कभी कभी थायराइड ग्रंथि जो है उसकी बढ़ जाना, तो उसको ऑपरेट भी करानी पड़ती है, ऑपरेशन भी कराना पड़ता है। और आगे चलकर शायद इन्फेक्शन ज़्यादा और बढ़ जाए तो कैंसर भी हो सकता है थायराइड का। तो ऐसी समस्याओं के लिए योग में बहुत ज़बरदस्त लाभ होता है। मतलब आप आपके थायराइड को क्योर कर सकते हैं। हाइपोथायराइडिज्म हो या हाइपरथायराइडिज्म, दोनों को क्योर कर सकते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार का थायराइड हो, इसको किस तरह से आप क्योर कर सकते हैं। क्योर मीन्स आप एलोपैथ की दवा बंद कर लीजिए, आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल रेंज में आएंगे। लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा, कम से कम 3 से 4 महीना। बहुत पुराना अगर रोग है तो थोड़ा और ज़्यादा महीने लग सकते हैं, 4 से 6 महीने। लेकिन आपका थायराइड 100% क्योर कर सकते हैं। बस आपको धैर्य रखना चाहिए। और जो कुछ भी मैं आज यहाँ से मार्गदर्शन दूंगा, आपको उसको 100% स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो आपको 100% लाभ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। आगे उसके मैं बारे में काफ़ी कुछ बताऊंगा। क्या आपकी डाइट होनी चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कौन से घरेलू प्रयोग कर सकते हैं, घरेलू प्रयोग, और कौन सी इसमें आयुर्वेदिक दवा ले सकते हैं। लेकिन उसमें सर्वोत्तम है प्राणायाम और कुछ योगासन भी, दोनों का समन्वय। और तीसरी चीज़ में एक्यूप्रेशर। उन तीनों चीज़ों का समन्वय और भोजन के ऊपर ध्यान आपके थायराइड को क्योर कर सकते हैं, आपकी इस समस्या को। चलो आगे मैं बताऊंगा। तो सभी सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, जो भी आसन में आप आराम से बैठ पाते हैं उसी आसन में बैठ जाएं। आपके कमर को, मेरुदंड को और सिर को एक ही लाइन में रखें। ध्यान मुद्रा लगा दीजिए, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा। कोहनी में से हाथ मोड़कर इस तरह से घुटनों के ऊपर हाथ, और आंखें कोमलता से बंद कीजिए। आपकी आंखों को, आंख की पलकों को कोमलता से बंद कीजिए। 3 बार पवित्र ओमकार का उच्चारण करेंगे। सांस को अंदर लें। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी गुरुजनों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। माता पिता के चरणों में प्रणाम। सभी देवी देवताएं, ऋषि मुनि और योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, आज हम थायराइड के लिए, थायराइड की समस्याओं के लिए योगाभ्यास करेंगे। अब थायराइड की समस्या ना हो इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा निर्णय लिया वर्षों पहले। पहले हम नमक सादा खाते थे। वैसे सबसे खतरनाक नमक है जो समुद्र के पानी में से बनाया जाता है। वो नमक हमें चमड़ी के रोग, वो नमक हमें वाटर रिटेंशन, वो नमक हमें हमारी नस नाड़ियाँ, खून की जो नाड़ियाँ उनको संकुचित कर देती है और इससे BP और कुछ बहुत हृदय रोग सब बढ़ने लगता है। इससे वजन भी बढ़ता है। ये सबसे खतरनाक है समुद्र का नमक, जो समुद्र के पानी में से। अब वही हम सब ले रहे हैं। तो एक्चुअली थायराइड की समस्या आयोडीन की कमी से होती है। हमारे शरीर में एक आयोडीन है। वैसे कई खनिज हैं हमारे शरीर में, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं हमारे शरीर के अंदर। जिंक है, फास्फोरस है, कैल्शियम है और भी कई, कॉपर है। ये सभी मिनरल्स जो धातु हैं, आयरन है, लोखंड, अपना शरीर में लोखंड पण है, आयरन, ये सब हमें चाहिए शरीर को। लेकिन इसमें आयोडीन जो है उसकी कमी की वजह से इन फॉरेन कंट्री में काफ़ी थायराइड होने लगा। तो उन्होंने इस नियम को पूरे वर्ल्ड में लागू कर दिया कि जब भी कोई भी नमक बनाएगा वो मतलब आयोडाइज्ड नमक बनाएगा। मतलब उनके प्रोडक्शन के वक्त उनमें आयोडीन का फ्लो करना पड़ता है, तो नमक में आयोडीन चला जाता है। आयोडाइज्ड नमक कंपलसरी बना दिया गया पूरे वर्ल्ड के अंदर। अब देखो, थायराइड ना हो इसलिए उन्होंने नमक के अंदर आयोडीन डाला, ये न्यूट्रिएंट्स उसमें डाला, आयोडाइज किया नमक को। तब हिंदुस्तान में थायराइड नहीं है। देखने की बात यह है, उसमें उस टाइम हिंदुस्तान में, अपने भारत में थायराइड के रोगी बहुत कम थे। अब जब से आयोडाइज नमक हम लेने लगे तो थायराइड के रोगी कम तो कुछ नहीं हुए, बढ़ गए। और आज बहुत ज़्यादा थायराइड के रोगी बढ़ चुके हैं। इसमें बहनों में बहुत ज़्यादा समस्या, वैसे बच्चों में वो हो जाती है, लेकिन बच्चों में जब ये समस्या हो जाती है तो बहुत ही उनके लिए घातक रहता है। घातक इसलिए उनका ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं हो पाता। इसके बारे में आगे बताऊंगा, कौन सा थायराइडिज्म हमारे लिए क्या क्या लक्षण होते हैं। और इसका मैंने बताया ना, आयोडीन की कमी की वजह से और ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी, ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से ये थायराइड की समस्या होती है। तो आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो चलो हम सबसे पहले खड़े होकर योगाभ्यास के लिए जो हमें रोज करना है, योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। ये तो कंपलसरी है सभी लोगों को, जितना भी आप कर पाए, जैसा भी आप कर पाए आपको करना है। आप धीरे धीरे कर पाए तो धीरे धीरे कीजिए, लेकिन करना है सभी को। एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 4,
एक्सरसाइज नंबर 5। छः, सात, अब 8वीं एक्सरसाइज। इसके बाद 9वीं एक्सरसाइज। दसवीं। अब करेंगे 11वीं एक्सरसाइज। जो कमजोर हैं, कुछ का तकलीफ है, तो इस तरह से करेंगे, और जो स्वस्थ हैं इस तरह से। बारहवीं एक्सरसाइज। सांस अंदर भरें, अब करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 1, 2, 3, 4,
6 7 8 9 10 11 और 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सभी निरोगी रहें, सभी को शांति मिले, सभी सुखी रहें, सबका कल्याण हो। ओम। नीचे बैठेंगे सभी। चलो, प्राणायाम नंबर 1 भस्त्रिका। आपको ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या अपान वायु मुद्रा लगाकर बैठ सकते हैं, लेकिन थायराइड में अपान वायु मुद्रा लगाएंगे, क्योंकि थायराइड की वजह से शरीर के अंदर काफ़ी रोग उत्पन्न होने लगते हैं, पूरा शरीर का तंत्र खराब होने लगता है, मल्टीपल समस्या उत्पन्न होने लगती है, इनडाइजेशन से लेकर बहुत सी समस्याएं। तो सभी इस तरह से अपान वायु मुद्रा, जिनको थायराइड है, लगाकर बैठेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट करना है आपको। मध्यम गति और मध्यम जोर से करें। गति भी मध्यम, मतलब 2 गति, एक पूरा सांस अंदर भरें, पूरा सांस छोड़ें, मतलब आपकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है लंग्स को अंदर भरने की, हवा को, और प्रश्वास को छोड़ने की, उसी पूरी कैपेसिटी का यूज करेंगे। सांस के अंदर भरते वक्त भी लंबाई बढ़ाएंगे और प्रश्वास को बाहर छोड़ते वक्त भी लंबाई बढ़ाएंगे। कोशिश करें दोनों की लंबाई एक जैसी रखने की। सांस को अंदर भरने में जो आप जोर लगा रहे हैं, उससे ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा जोर प्रश्वास को बाहर छोड़ने में लगाएं और लंबाई से अंदर भरते रहेंगे। पूरा ध्यान आप जो सांस अंदर ले रहे हैं और प्रश्वास को आप जब बाहर विसर्जित कर रहे हैं, उसी के ऊपर मन को स्थिर करें। मेरे मन के अंधतमस में ज्योतिर्मय उतरो, मेरे मन के अंधतमस में। जय जय माँ, जय जय माँ। मेरे मन के अंधतमस में ज्योतिर्मय उतरो, जय माँ, जय 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 जय माँ। कहाँ यहाँ देवों का नंदन, देवों का नंदन, मलयाचल का अभिनव चंदन, कहाँ यहाँ देवों का नंदन, मलयाचल का अभिनव चंदन। मेरे उजले कुंजले मन में करुणामय विहिरो, मेरे मन
अंधतमस में ज्योतिर्मय उतरो। मेरे मन के अंधतमस में ज्योतिर्मय उतरो। जय जय माँ, 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 जय जय माँ। नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, काजल सा काला ये अंतर। नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, काजल सा काला ये अंतर। प्राणों के गहरे गहवर में ममता में निजरो। मेरे मन के अंधतमस में ज्योतिर्मय उतरो। मेरे मन के अंधतमस में ज्योतिर्मय उतरो। विश्राम, सभी रुक जाएंगे। अब इस प्राणायाम को हम तीव्र गति से करेंगे। मतलब जो हार्ट हाई बीपी की समस्या जिनको नहीं है, जिनको हर्निया सारण गांठ नहीं, जिनको पेट में अल्सर चांदा नहीं पड़ गया, जिनने बैके कमर में दर्द, कमर में दुखावो नहीं, जिनको कमर का दर्द नहीं है, जिनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है लंग्स का, फेफड़ों का, वे सभी कर सकते हैं। बाकी करेंगे, वे भी करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, मध्यम से। बाकी तीव्र गति से। विश्राम, रुक जाएंगे। आराम से बैठिए, एकदम सहज शिथिल, बिल्कुल सहज हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे। चलो अब करेंगे कपालभाति। अब मैं थायराइड के बारे में आगे बढ़ूंगा, आप कपालभाति को करते जाएंगे। अब ये कपालभाति प्राणायाम को आपको कम से कम, बराबर बिल्कुल सुन लीजिएगा आप सभी, कम से कम 30 मिनट 30 मिनट करना है।
जिन साधक को भी थायराइड है, हाइपो है या हाइपर थायराइडिज्म, इन दोनों में 30 मिनट कपालभाति कंपलसरी है, आपको करना ही है। अगर आपको थायराइड की समस्या से मुक्त होना है, आपके हाइपो और हाइपर थायराइडिज्म में से मतलब इसको क्योर कर देना है, 3 से 4 महीने लगेंगे, थोड़े ज़्यादा भी लग सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा है, जिनको बहुत ज़्यादा तनाव रहते हैं, उनकी ज़िंदगी लाइफस्टाइल ऐसी है जो बहुत तनाव युक्त हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। बाकी 30 मिनट कपालभाति कंपलसरी है। तो इसके उत्पन्न होने के कारण कई हैं। न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह से शरीर में नहीं जाना, आप Bluetooth बिल्कुल disconnected. ऐसा समुद्र वाला नमक, आपको सेंधा नमक लेना चाहिए। अब ये आयोडाइज नमक है, उसमें आयोडीन तो है, आयोडीन की कमी की वजह से भी थायराइड हो सकता है। लेकिन हमारे भारत की सब्जियों में, खास तौर पर जो हरी सब्जियों में और भी कई सब्जियों में आयोडीन हमें मिल जाता है, क्योंकि फॉरेन कंट्री में सब्जियों का कोई चलन ही नहीं है, वहाँ ज़्यादा सब्जी नहीं खाते। जैसे हमारे सब्जियों में कैसी विविधता है, वहाँ पर नहीं है ऐसे। तो हमें सभी प्रकार के वेजिटेबल्स में से पर्याप्त मात्रा में आयोडीन मिल जाता है। तो आयोडीन की कमी नहीं होगी। जो हम सभी प्रकार की सब्जियां जो सभी प्रकार की हरी पत्तियों की सब्जियां जब सीजन आए, सभी प्रकार के और तरह की सब्जियां हैं, उनको खाइए आप, तो आपको आयोडीन की कमी नहीं होगी। आपको सेंधा नमक लीजिए। आपको भोजन के अंदर ये जो रिफाइंड ऑयल जो आते हैं आजकल, रिफाइंड ऑयल को बंद कर दीजिए। डबल रिफाइंड ऑयल और माइक्रो रिफाइंड ऑयल, बिल्कुल ऑयल का कचरा कर देते हैं ये लोग रिफाइंड कर करके। सभी उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो भी फिल्टर हो जाती हैं रिफाइंड में, बस तेल ही तेल बचता है। तेल में काफ़ी कुछ होता है, सभी सत्वों को तो वो फिल्टर कर देता है। तो हमें इस तेल का कुछ लाभ नहीं मिलता। आपको पहले ये रिफाइंड ऑयल को बंद कर दीजिए, कच्ची घानी का तेल लीजिए। जैसे पतंजलि के कच्ची घानी के तेल आते हैं, या फिर पतंजलि के ऐसे तेल भी आते हैं जो रिफाइंड नहीं है, केमिकली रिफाइंड किए गए नहीं है, फिजिकली रिफाइंड किए गए हैं। तो फिजिकली किए गए रिफाइंड बिल्कुल सिंपल वे में किए गए रिफाइंड है, वो केमिकली करते हैं, केमिकल के वजह, तो बहुत ही उनके सत्व उसके नाश हो जाते हैं। तो आपको रिफाइंड ऑयल नहीं खाना, केमिकली रिफाइंड ऑयल नहीं खाएंगे आप। आपको शुगर, चीनी बंद कर देनी है, खांड। इसके बदले आप पतंजलि का मधुरम, जो गुड़, केमिकल बिना का गुड़ का पाउडर है, शक्कर, जिसको हम शक्कर कहते हैं, मधुरम नाम से पतंजलि के स्टोर में मिलता है। जो केमिकल बिना का गुड़ जो आता है ना, गौड़, एनो पाउडर है, आप इसको यूज़ कीजिए। या फिर बूरा भी आती है, सफ़ेद कलर की बूरा, वे भी केमिकल बिना की, वो भी शुगर कैन में से बनाई जाती है, तो इसको आप ले सकते हैं। शुगर बंद कर दीजिए, रिफाइंड ऑयल बंद करें, केमिकली रिफाइंड ऑयल बंद करें, फिजिकली रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, कच्ची घानी का तेल ले सकते हैं। और साथ में आपको मैदा कंप्लीटली बंद, मैदे को कंप्लीटली बंद कर लीजिए। आपको ज़्यादा स्प्राउट नहीं लेंगे, आप ज़्यादा स्प्राउट नहीं लेंगे थायराइड में। ले सकते हैं तो मूंग का स्प्राउट ले सकते हैं, उगा हुआ धान में गेहूं और मूंग का ले सकते हैं। बाकी और भी उगे हुए अनाज को नहीं लेंगे, स्प्राउट्स, फणगावेला, कठोળ એ વધારે ન લો આમાં। તમે ઘઉં કે મગ, गेहूं या मग को उगाकर थोड़े बहुत ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं वो भी। आप सभी प्रकार के फ्रूट्स को ले सकते हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं। आप दही से लेकर और भी जो मिल्क प्रोडक्ट हैं ले, लेकिन मिठाइयाँ बंद कर दीजिए, क्योंकि मिठाई का ज़बरदस्त उसमें चीनी होती है, शुगर रहता है, इसलिए वो आपके लिए हानि करता है। तो हमारे शरीर में
यहाँ पर गले की हड्डी जो है वहाँ पर तितली आकार की हाइपो और हाइपर थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियाँ हैं एंडोक्राइन सिस्टम की, अंतःस्रावी तंत्र का थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियाँ हैं। ये ग्रंथियाँ हार्मोन्स थायरोक्सिन नाम का हार्मोन उत्पन्न करती हैं। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन। अब ये थायरोक्सिन हार्मोन जो है हमारे शरीर की सभी प्रक्रियाओं को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर आपको थायराइड है, जैसे बच्चों को थायराइड की समस्या हो गई, जैसे कि मैं आगे बताऊंगा हाइपोथायराइडिज्म। अब ये थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो अगर कम मात्रा में उत्पन्न होगा, थायरोक्सिन हार्मोन कम मात्रा में उत्पन्न होगा तो हाइपोथायराइडिज्म आपको हो जाएगा। अगर बच्चे को हाइपोथायराइडिज्म हो गया तो उसका ग्रोथ नहीं होगा, फिर बच्चों का ग्रोथ नहीं होगा, वो उसकी हाइट भी नहीं बढ़ेगी और उसका बौद्धिक विकास भी नहीं होगा। वो 14 से 15 साल का बच्चा का बौद्धिक विकास ऐसे लगेगा जैसे 4 या 5 साल का बच्चा का बौद्धिक विकास हो ना, इस तरह से 14-15 साल का बच्चे का विकास रह जाता है। मतलब उसकी ना तो ऊंचाई भी बढ़ेगी, ना शरीर का ग्रोथ होगा, ना शारीरिक ग्रोथ होगा, ना शारीरिक वृद्धि होगी, ना मानसिक वृद्धि होगी, ना बौद्धिक विकास होगा उसका। अगर उसको बच्चों को थायराइड हो गया आता है तो पूरा जीवन उसका बर्बाद हो जाएगा इसमें। इसलिए बच्चों को थायराइड इसलिए ज़्यादा खतरनाक है। अब बड़े हो गए उसके बाद तो क्या है, विकास होना है, विकास हो गया 18-19 साल के बाद तो हमारा, फिर उसके बाद कोई तकलीफ नहीं है। थायराइड हो आपको, हाइपोथायराइडिज्म। बच्चे को अगर थायराइड हो गया तो समस्या हो, तो उसको थायराइड समस्या में ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होता, शारीरिक विकास भी नहीं होगा, बौद्धिक विकास भी नहीं होगा। इसलिए अब ये थायरोक्सिन हार्मोन और जो थायराइड ग्रंथि है वो थायरोक्सिन हार्मोन उत्पन्न करती है, और जो पैराथायराइड ग्रंथि है वो पैराथॉर्मोन नाम का हार्मोन उत्पन्न करती है। वैसे दोनों है थायरोक्सिन हार्मोन। अब ये इसको T3 और T4 हार्मोन कहते हैं, जो थायराइड ग्रंथियां हमारी जो उत्पन्न करती हैं। T4 है थायरोक्सिन और T3 है ट्राईओडोथायरोनिन। अब ये दोनों हार्मोन्स नियंत्रण में रहने चाहिए, T3 और T4, और इसको नियंत्रण में रखने का कार्य करता है TSH। T का अर्थ होता है थायराइड, S का अर्थ होता है स्टिमुलेटिंग और H का अर्थ होता है हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। TSH हार्मोन हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, उत्पन्न करती है। T3 T4 हमारी ये थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियां उत्पन्न करती हैं। अब ये TSH हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड उत्पन्न करती है, अगर उसकी मात्रा बढ़ जाए, TSH हार्मोन वैसे इसकी नॉर्मल वैल्यू है 0.4 से लेकर 5 या 4 तक, ये इसकी वैल्यू है। 0.4 से लेकर 4 तक, 4 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। 0.4 यूनिट इंटरनेशनल, 0.4 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से लेकर 4 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है। अब इसे वैल्यू से TSH हार्मोन बढ़ गया किसी भी कारण से, मतलब कारण ये भी हो सकते हैं आयोडीन की कमी और साथ में ऑटो इम्यून डिसीज, ऑटो इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी से TSH हार्मोन बढ़ गया, तो उससे क्या होगा, आपका T3 T4 हार्मोन्स कम उत्पन्न होगा, वो अल्प उत्पन्न होगा। अल्प मीन्स कम उत्पन्न होगा, कम उत्पन्न होगा तो वो हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, उसको कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। मतलब T3 T4 हार्मोन की कमी, जो मात्रा होनी चाहिए
उससे कम। क्यों कम हो गया? TSH हार्मोन बढ़ गया, एबनॉर्मल हो गया इसकी वजह से। तो उसको T3 T4 हार्मोन कम उत्पन्न हुए, तो ये हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में सब कुछ मंद पड़ जाता है, सब कुछ धीमा हो जाता है। क्या क्या धीमा हो जाएगा, क्या क्या मंद पड़ जाएगा? पूरा मेटाबॉलिज्म, जो चयापचय की क्रिया, मतलब हमारे फूड जो हम लेते हैं, जो खुराक जो हम लेते हैं, उसमें से एनर्जी को प्रोड्यूस करने की जो प्रक्रिया है शरीर के अंदर, जिसको हम मेटाबॉलिज्म, जिसको हम चयापचय की क्रिया करते हैं, वो मंद पड़ जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा? हमें कमजोरी लगेगी, हमारे स्नायु तंत्र कमजोर हो जाएगा, हमें बहुत थकान लगेगी। हमें बहुत थकान लगता है उससे, हमें फटीग, बिल्कुल दिमाग ऐसा रहेगा, बिल्कुल थका हुआ, हारा हुआ, ऐसे बिल्कुल अवसाद में रहता है, डिप्रेशन में चला जाता है वो, और बिल्कुल उदासी, उसके चेहरे पर उदासी रहती है, उसकी स्किन भी अच्छी, मतलब सूख जाती है, ड्राई स्किन हो जाती है। अब सब कुछ मंद पड़ जाता है। जैसे हार्ट रेट, पल्स, हार्ट बीट, वो भी बंद हो जाते हैं। ब्रेडी कार्डियक प्रॉब्लम, इसको बोलते हैं ब्रेडी कार्डियक प्रॉब्लम। हार्ट रेट, जो पल्स रेट है, बीट है हार्ट, वो मंद हो जाते हैं, धीमे पड़ जाते हैं। ब्रेडी कार्डियक प्रॉब्लम, तो ये मंद हो जाते हैं हार्ट रेट। आपके लंग्स, वो जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फूलते हैं, वो भी मंद हो जाते हैं, मतलब श्वसन क्रिया मंद हो जाएगी। आपके हार्ट रेट, पल्स रेट मंद पड़ जाएंगे, आपका मेटाबॉलिज्म मंद हो जाएगा, आपका ग्रोथ, बच्चों का ग्रोथ मंद पड़ जाएगा, ना उसकी हाइट उम्र के हिसाब से बढ़ेगी, ना उसका बौद्धिक विकास उम्र से हिसाब से बढ़ेगा, सब कुछ मंद हो जाएगा। आपके शरीर में थकान लगेगी, आपके बाल झड़ने लगेंगे, ताल पड़ी जाए, वाल इतना बड़ा खरा ऐसे खींचोगे तो झुमका के झुमका, ऐसे कंघी करते हैं तो बाल के झुमके निकल जाते हैं कंघी में, मतलब बीच बाद में तो बिल्कुल किसी किसी के बिल्कुल बाल उड़ जाते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से। और हाइपोथायरॉयडिज्म में वजन जल्दी बढ़ जाता है। वजन बढ़ेगा, बाकी सब कम होगा, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये वजन, हाइपोथायरॉयडिज्म जब तक ठीक ना, कितना भी आप प्रयत्न कर लो, आपका वजन घटेगा ही नहीं, कम होगा ही नहीं कभी। कितना भी आप कर लो कोशिश, आपका वजन कम होगा ही नहीं जब तक हाइपोथायरॉयडिज्म है। अगर आप ज़्यादा कम करने जाएंगे, बिल्कुल डाइट करके, खाना बिल्कुल छोड़ के, तो और ज़्यादा आप बीमार हो जाएंगे, और ज़्यादा वैसे ही कमजोरी आ जाती है हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से। स्नायु, अब इसके कब्ज भी हो जाती है, इससे कब्जियत भी हो जाती है, कब्ज भी हो जाती है इससे। पूरा पाचन तंत्र मंद पड़ जाता है, हमारा श्वसन तंत्र मंद हो जाता है, हमारा रुधिराभिसरण तंत्र मंद हो जाता है, हमारे सोचने की वृत्ति मंद हो जाती है, हमारी बुद्धि मंद पड़ जाती है, हमारे विचार करने की शक्ति मंद पड़ जाती है, हम अच्छी तरह से निर्णय नहीं ले पाते, ये सब कुछ मंद हो जाता है। और वजन बढ़ जाता है, बाकी सब कम हो जाता है, वजन बढ़ जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म में, ये समस्या होती है। कपालभाति प्राणायाम 30 मिनट करना है आपको, कंपलसरी। आपका थायराइड ठीक होगा, 100% ठीक होगा। आपको कपालभाति और अनुलोम विलोम दोनों प्राणायाम को, TSH हार्मोन का डायरेक्ट असर का ये अनुलोम विलोम प्राणायाम TSH हार्मोन को, और T3 T4 को कपालभाति, मतलब T3 T4 कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं? थायराइड ग्रंथि में, यहाँ जो गले में जो है, गले की हड्डी के आसपास, तो ये डायरेक्ट असर करता है कपालभाति इसके ऊपर, थायराइड के ऊपर, थायराइड ग्रंथि के ऊपर। और हमारा जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है वो पिट्यूटरी ग्लैंड पर डायरेक्ट असर करता है। वो TSH हार्मोन अगर एबनॉर्मल है, बढ़ा हुआ है, तो आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम 1-1 घंटे सुबह शाम कर लेना है। जो अभी हम कराएंगे आपको, वैसे 1 घंटे नहीं कराएंगे, इतना टाइम हमारे पास नहीं है यहाँ पर, लेकिन आपको अलग से टाइम देकर ये प्राणायाम करने हैं। जिनको थायराइड में से मुक्त होना है, मैं उनको बता रहा हूँ, आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, तभी आप ठीक हो पाएंगे। विश्राम रुक जाए। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के लिए पहले सांस अंदर भरें, बाहर छोड़ें, छोड़ने के बाद सांस को रोक के रखें,
जालंधर बंद, उड्डयन बंद और मूल बंद लगा दीजिए। आप कर लीजिए अगर समय हो तो इसको। अगर समय नहीं है, आपके पास समय कम है, तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और उज्जाई, इन तीनों प्राणायाम को जरूर कर लेंगे। गले में सिर को सीधा करें और सांस की क्रिया चालू। आपके पास समय कम है ना, तो ये बाह्य प्राणायाम ना करें। जिनको थायराइड के समय उसको 30 मिनट कपालभाति, 30 मिनट अनुलोम विलोम करना है और उज्जाई प्राणायाम 11-11 बार दिन में 3 बार करना है, तो समय अभाव हो तो ये प्राणायाम, ये बाह्य प्राणायाम मत करो, कोई बात नहीं। समय कम है, समय है तो कर लीजिए पूरा आप इसको कर लीजिए 3 बार। वैसे जालंधर बंद थोड़ा बहुत असर तो करता है। जब आप गर्दन को ऐसे नीचे करते हैं ना, विशुद्धि चक्र को भी जागृत करता है और थायराइड और पैराथायरॉइड ग्रंथियों को भी दबाता है, उसको प्रेशर लाता है। थोड़ा बहुत असर है इसका भी, इसका जालंधर बंद का। तो जिनको समय कम है तो इसको ना करें, बाकी कर ले तो कोई समय है तो जरूर कीजिएगा इसको, बाह्य प्राणायाम को 3 बार। अग्निसार का भी ऐसा ही है, समय आपके पास कम है तो मत कीजिए, बाकी समय है तो जरूर कर लीजिए इसको। अग्निसार को सांस अंदर भरें, बाहर छोड़ें और पेट को अंदर बाहर। ऐसे पेट को अंदर बाहर करें, पेट को अंदर खींचें, ढीला करें, अंदर खींचें, ढीला, बारंबार जब तक आप सांस को रोक पाते हैं। अग्निसार 3 बार कर लीजिएगा। तो अग्निसार हो गया। अब जो प्राणायाम जो हम कराने वाले हैं उसका नाम है उज्जाई। ये उज्जाई प्राणायाम रामबाण उपचार है थायराइड का। कपालभाति, उज्जाई और अनुलोम विलोम। अगर आपके पास समय कम है तो ये कपालभाति, उज्जाई और अनुलोम विलोम सिर्फ कर लीजिए, तो भी आप थायराइड में से मुक्त हो जाएंगे। क्योर कर लेगा आपका थायराइड और हाइपोथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म क्योर हो जाएगा। किस तरह से करते उज्जाई? गले में से आवाज निकाल के हुए, जिनको थायराइड की समस्या होगी ना वो अच्छी तरह से कर नहीं पाएंगे। जैसे ही करने की कोशिश करेंगे आवाज निकलेगी नहीं, वे आवाज निकाल ही नहीं पाएंगे जिनको थायराइड है। लेकिन आप करते रहे रोज, तो ये थायराइड के लिए रामबाण उपचार है। कितनी बार करना है? 11 टाइम्स। सुबह 11 टाइम्स, दोपहर को एक कर लीजिए अलग से, और 11 टाइम्स 11 बार शाम को भी। 3 बार 11 टाइम्स करें उज्जाई प्राणायाम। अब जालंधर में लगा कर रखें थोड़ी देर। पहले गर्दन में सिर को सीधा करें, दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नासिका बंद करें, बाएं से छोड़िए। इस तरह से 11 टाइम्स फिर से करें। जालंधर में इसमें 6 सेकंड से सांस को रोकते हुए 60 सेकंड तक आप सांस को रोक सकते हैं। इसमें धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाएंगे। इसमें पहले गर्दन सिर को सीधा करें, दाहिने हाथ के अंगूठे दाहिने नासिका बंद करें, बाएं से छोड़िए। पैर को आगे खोल लीजिए। अब समय के अभाव में मैं तो यहाँ 3 ही बार करा सकता हूँ। जिनको थायराइड है इसके सेशन के बाद फिर से 7-8 बार कर लीजिए, 9 बार और कर लीजिए। आप ज़्यादा टाइम थोड़ी लगता है इसमें करने में। तो 11 टाइम्स सुबह, 11 टाइम्स दोपहर को एक बार और 11 टाइम्स शाम को। मतलब दोनों टाइम आपको प्राणायाम करना है। कपालभाति, अनुलोम विलोम सुबह शाम 30-30 मिनट कर लें। अब TSH है टोटली एबनॉर्मल हो चुका है, तो आपको अनुलोम विलोम 1-1 घंटे सुबह शाम करना पड़ेगा। हाँ, आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। आपके अगर इस असाध्य रोग को ठीक करना है तो आपको प्राणायाम का टाइमिंग बढ़ाना ही पड़ेगा। कुछ भी कीजिए आप, आपके पास समय कम है तो टाइम मैनेजमेंट करना ये आपके हाथ में है। आप देखिए कहाँ कहाँ आप टाइम निकाल सकते हैं, उसके लिए कैसे निकाल सकते हैं, ये आपका कार्य है, ये आपका काम है। मेरा कार्य सिर्फ मुझे आपको सिखाना किस तरह से आप थायराइड को क्योर कर सकते हैं।
अब इसके लिए करने का प्रयत्न तो आपको ही करना पड़ेगा। ये आपकी समस्या है तो आप ही करेंगे। इस टाइम मैनेजमेंट किस तरह से टाइम निकलेगा, तो दोनों टाइम 30-30 मिनट कपालभाति अनुलोम विलोम करें। बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है TSH हार्मोन एब्नॉर्मल तो 1-1 घंटे अनुलोम विलोम करें सुबह शाम। वैसे 3 टाइम कर लेंगे तो बहुत जल्दी आपका TSH हार्मोन नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। अभी एक बहन जो किरण बहन करके हैं हमारी योग शिक्षिका के ट्रेनिंग में, उनका 52 TSH था। कितना? 52 TSH। कितना होना चाहिए? 0.4 से लेकर 4 तक रहना चाहिए। 4 से बढ़कर 52 इतना। तो मैंने बोला आप 3-3 दिन में 3 बार अनुलोम विलोम 1-1 घंटे कीजिए, मतलब 3 घंटे अनुलोम विलोम और सुबह शाम आधा घंटा कपालभाति कर लीजिए। उन्होंने किया तो बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आ गया, सिर्फ 2-2.5 महीने में। तो ऐसा है इसका, ठीक है। तो आप जरा अपने थायराइड के लिए इस प्राणायाम को इस तरह से करेंगे। कपालभाति अनुलोम विलोम को 30-30 मिनट सुबह शाम, ज़्यादा बड़ा हुआ है TSH तो 1-1 घंटे अनुलोम विलोम को करें, दिन में 3 बार कर लीजिएगा। चलो चक्की घुमाएं। आप घुमाते रहेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें एक्यूप्रेशर भी बहुत अच्छा है, एक्यूप्रेशर भी बहुत बढ़िया कार्य करता है। जैसे आपको थायराइड की समस्या हो चुकी है, अंदर उसकी शुरुआत हो चुकी है, आप रिपोर्ट निकलवाने जाएंगे, डॉक्टर बोले आप रिपोर्ट निकलवाएंगे, उसके सिम्टम्स हैं जैसे वजन अचानक बढ़ जाना, वजन कम हो जाना, जैसे हाइपोथायराइडिज्म हो गया। हाइपोथायराइडिज्म मतलब आपका जो थायरोक्सिन हार्मोन्स है T3 T4 का बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना, तो उसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपरथायराइडिज्म तो T3 T4 का बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना। चलो अब कर लेंगे चक्की आसन के बाद बटरफ्लाई। तो हार्मोन बढ़ गया तो उसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। तो हाइपरथायराइडिज्म में बिल्कुल उससे विपरीत हो जाता है। हाइपो में जो होता है, मतलब हाइपो में आपकी दिल की धड़कन बंद पड़ जाती है, धीमी हो जाती है, तो हाइपर में बढ़ जाएगी, टेकीकार्डिया की प्रॉब्लम हो जाएगी, उसमें ब्रेडिकार्डिया की प्रॉब्लम हो जाती है, मंद पड़ जाती है हृदय की धड़कन, और इसमें हृदय की धड़कन जल्दी हृदय धड़कने लगता है, तो टेकीकार्डिया की प्रॉब्लम हो जाती है हाइपोथायराइडिज्म में। आपके लंग्स भी जल्दी मतलब आपके शॉर्ट हो जाएंगे, बिल्कुल आपके जो सांस लेने की वृत्ति भी, और आपकी आंख बाहर निकल आएगी, डोड़ा बाहर निकले आवे छे, उसका चेहरा भी विचित्र हो जाता है, फिर आंख का डोड़ा बाहर आ भी जाए हाइपोथायराइडिज्म में। यहाँ पर मुरली की तरह, मोरली जब गलू फूली जाए, मुरली की तरह यहाँ गला फूल जाता है, आंख को बाहर निकल आना, ऐसे मुरली की तरह गला फूल जाना, मतलब थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है उसमें, हाइपो में भी और इसमें भी। तो इसको गोइटर कहते हैं। आँख ऐसे डोड़ा बाहर आ जाए हाइपर में, बिल्कुल उनको स्ट्रेस में चले जाते हैं, सब कुछ उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है। हाइपो में टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, उनको ठंडी ज़्यादा लगेगी हाइपो में। अब बाहर गर्मी है, उनको ठंडी लग रही है, ऐसी हालत हो जाती है हाइपो में। और हाइपर में गर्मी ज़्यादा लगेगी, उनका टेम्परेचर शरीर का बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, और लंग्स झड़पी काम करने लगेंगे, स्पीडी काम करने लगेंगे। ऐसी समस्या हो जाती है इसमें हाइपोथायराइडिज्म में। तो इन दोनों थायराइडिज्म के लिए, हाइपो या हाइपर, प्राणायाम तो इसी तरह से करना है। 30 मिनट कपालभाति, 30 मिनट अनुलोम विलोम। ज़्यादा TSH हार्मोन एबनॉर्मल है तो 1-1 घंटे अनुलोम विलोम कर लेंगे। अब भ्रामरी, आपको उज्जयी प्राणायाम का मैंने बताया ना, दिन में 3 बार 11 टाइम्स करेंगे। जो मैं आगे एक्यूप्रेशर बताऊंगा, पहले हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेते हैं। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद करें और बाईं नासिका से सांस को अंदर लेते शुरुआत करें। फिर बाईं नासिका बंद कीजिए, दाहिने से छोड़ें, दाहिने से वापस अंदर भरें, दाहिनी नासिका बंद, बाएं से छोड़ेंगे। इस तरह से लगातार करते रहेंगे। तो थायराइड हाइपो हो या हाइपर,
हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा, वजन अचानक कम होने लगता है, बिल्कुल दुबले पतले हो जाते हैं, स्नायु तंत्र बिल्कुल कमजोर हो जाता है, वजन बिल्कुल कम हो जाता है, मतलब विद इन ए वीक आपका वजन 8 से 9 किलो डाउन चला जाता है, बिल्कुल दुबले पतले हो जाते हैं उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म में। तो ऐसी समस्या हो जाती है। आपको घरेलू प्रयोग कई करने हैं, जैसे मैंने आपको भोजन में बताया क्या खाना क्या नहीं खाना, इसी तरह से आपको थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे कि आपको रोज घरेलू प्रयोग कर मैं आपको बताता हूँ, उसको करेंगे। 1 चमची अलसी का पाउडर, फ्लैक्स सीड जिसको बोलते हैं ना, फ्लैक्स सीड, अलसी, एक चम्मच अलसी का पाउडर, अलसी आवे छे ने ब्राउन कलर के चपटी, अलसी 1 चम्मच अलसी का पाउडर, 2 चम्मच गाजर का रस, कितना, 2 चम्मच गाजर का रस, और 3 चम्मच ककड़ी का रस। 1 चम्मच अलसी पाउडर, 2 चम्मच गाजर का रस, 3 चम्मच आप लेंगे ककड़ी का रस, तीनों को मिक्स करके सुबह खाली पेट ले लीजिए, खा जाए उसको, पी जाए उसको, और उसके लेने के बाद 1 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। सुबह भूखे पेट लिया, उसके बाद 1 घंटे तक कुछ ना खाएं पिए, ठीक है। तो सुबह इसको कर लीजिए। अब ये करने के बाद 1 घंटे तक कुछ खाए पिए नहीं, और दोपहर के भोजन के बाद 3 से 4 घंटे के बाद आप लेंगे हरा धनिया ऑर्गेनिक मिल जाए तो सबसे बेटर है, देसी ऑर्गेनिक जिसके पत्ते बिल्कुल छोटे छोटे से हो रहते हैं, देसी हरा धनिया, कोथमरी, गुजराती में जेने कोथमरी कहे छे, अगर वो कोथमरी हरा धनिया देसी मिल जाए और ऑर्गेनिक मिल जाए तो सर्वोत्तम है। वो बड़े बड़े पत्तों वाला तो वो तो देसी नहीं है, वो जीएम फूड वाला है, तो उसमें तो बड़े बड़े पत्ते दिखते हैं, उसमें कुछ है नहीं, खाली पत्ते ही पत्ते हैं। तो ये अगर देसी हरा धनिया कोथमरी अगर मिल जाए तो उसको दोपहर के बाद मतलब दोपहर के भोजन के 4 घंटे बाद चटनी बनाएं उसके 2 चम्मच भर के चटनी, मतलब उसमें मिक्सर ग्राइंड में पीस लीजिए, चटनी पेस्ट बना लीजिए। इन 2 चम्मच को 1 गिलास पानी में घोलकर अच्छी तरह से छानकर उसके पी जाएं। 2 चम्मच हरा धनिया की चटनी बनाकर उसमें, उसको चटनी का मतलब ये मत समझिए कि उसमें नमक और मिर्च और जीरा ऐसा कुछ मत डालिए, सिर्फ पेस्ट कर लीजिए हरा धनिया का, और कुछ नहीं डालना उसमें। 1 गिलास पानी में मिलाकर पी जाए उसको। ये दोपहर बाद भोजन के बाद मतलब 4 घंटे बाद इसको कर लीजिए। अब 2 दवाइयाँ और मैं बताता हूँ जो सुबह शाम ले लेंगे आप। मेरा सुबह नाश्ते के बाद आधे घंटे के बाद, सुबह नाश्ता किया उसके आधे घंटे के बाद आप पतंजलि के स्टोर में से त्रिकटु चूर्ण लेके आ जाएं, और बहेड़ा चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण और बहेड़ा चूर्ण, इन दोनों को समान मात्रा में मिक्स कर लीजिए। कौन सा चूर्ण? त्रिकटु चूर्ण और बहेड़ा चूर्ण को समान मात्रा में मिक्स कर लें, कांच की बोतल भर के रखें, और उसको आधा चम्मच पानी से, सादे पानी से सुबह के नाश्ते के बाद आधा घंटा बाद इसको ले लीजिए, उसकी फंकी ले लीजिए पानी के साथ, सुबह के नाश्ते के 30 मिनट बाद। इसी तरह रात्रि के भोजन के 1 घंटे बाद आवले का चूर्ण એટલે કે આમળાનું ચૂર્ણ 1.5 चम्मच, बड़ी चम्मच 1.5 चम्मच आवले का चूर्ण, आंवला गुजराती में जेने आंवला कहवामां आवे छे, हिंदी में जिसको आंवला कहते हैं, आंवले का चूर्ण 1 से 1.5 चम्मच, बड़ी चम्मच, और उसमें आधा चम्मच शहद डालें, या 1 चम्मच, आधा से 1 चम्मच शहद, मध मिक्स कर लें और उसको चाट लीजिए।
रात्रि के भोजन के 1 घंटे बाद। इस तरह से 2 दवाइयाँ मैंने सुबह शाम बताई, 2 घरेलू प्रयोग भी बताए। आप इतना कर लीजिए बस दवाई में। और अनुलोम विलोम प्राणायाम जबरदस्त है उसके लिए। TSH जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, अगर TSH हार्मोन एबनॉर्मल हो गया तो T3 T4 हार्मोन भी एबनॉर्मल हो जाएंगे। आपका TSH हार्मोन बढ़ गया, आपका TSH हार्मोन की वैल्यू बढ़ गई तो T3 T4 कम हो जाएंगे, तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। अगर TSH हार्मोन कम हो गया तो ये T3 T4 हार्मोन बढ़ जाएंगे, ये बढ़ गए तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। तो TSH मेन है पिट्यूटरी ग्लैंड जो उत्पन्न करती है, इसलिए अनुलोम विलोम को ज़्यादा करें। मैं तो बोलता हूँ 30 मिनट कपालभाति अनुलोम सुबह शाम कर लें, और अनुलोम विलोम को 45 मिनट्स कर लीजिए सुबह शाम दोनों टाइम हो सके तो। बाकी 30 मिनट तो कंपलसरी करना ही, उससे कम नहीं। कहीं से भी टाइम निकालें। फिर आप बोलेंगे मेरे पास टाइम है, तो फिर थायराइड के साथ जीवन जियो। आपको कई समस्या हो सकती हैं बाद में। थायराइड की दवा से आपके लिवर फेल हो सकता है, आपके हार्ट अटैक आ सकता है कभी भी, इसके साइड इफेक्ट हैं थायराइड की दवा के। आप बिल्कुल मनोरोगी हो जाएंगे, मानसिक रोगी हो जाएंगे, कोई बचा नहीं पाएगा इससे। इससे तो योग करें, कैसे भी टाइम निकालें, कुछ भी टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए, ये आपके हाथ की बात है। तो चलो विश्राम, रुक जाएं, बाह्य नासिका से प्रश्वास बाहर निकले बाद रुक जाएंगे। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम को। भ्रामरी प्राणायाम में सुबह शाम 11 टाइम्स कर लीजिए, भ्रामरी को भी 11 टाइम्स सुबह शाम को। अभी हम 5 बार करेंगे। पहली उंगली कपाल के ऊपर, 3 उंगली आंखों के ऊपर, अंगूठे से कान बंद करें, सांस अंदर, दोनों हाथ नीचे। अब करेंगे उद्गीत प्राणायाम 5 टाइम्स, 5 बार ओमकार। शांत हो जाएंगे, सभी मौन हो जाएंगे, आंखें बंद ही रखें और नासिकाग्र मन को स्थिर कर लीजिए। आपकी नाक जो है उससे 1-2 उंगल आगे की ओर मन को केंद्रित कर लीजिए, आंखें बंद रखते हुए। आपके मेरुदंड को, आपके सिर को एक ही लाइन में रखें, सीधी रेखा में रखें और शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। सहज हो जाएं, स्थिर कर लीजिए अपने आप को।
और जो मंद मंद सूक्ष्म सांस आप जो अंदर भर रहे हैं, अंदर जो ले रहे हैं, उसे गहराई से अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे, उसे साक्षी भाव से देखेंगे, महसूस करेंगे। इसी तरह से गर्म प्रश्वास जो बाहर की ओर विसर्जित हो रहा है, उसे भी अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे। आपकी मन की आंखों से देखेंगे उसे भी। प्रत्येक अंदर दाखिल होते हुए सांस और प्रत्येक प्रश्वास के साथ पूरी तरह से एकाकार हो जाए, तल्लीन हो जाए, पूरी तरह से जुड़ जाएंगे उसके साथ, गहराई में चले जाए, अंदर की साइड में गहराई में चले जाए, और अंदर गहरे चले जाएं, और अंदर गहराई में चले जाएं। हजी वधु अंदर ऊंडा जता रहो, ऊंडाण में जता रहो, ऊंडा अंदर जता रहो, गहराई में चले जाएं। शांति ही, शांति ही, शांति ही। दोनों हाथ की हथेलियां आपस में रगड़ें, घिसें। आंख पर रखे से खा लिया। पैर को आगे खोल लीजिए। तो आप फ्रूट में नारियल पानी ले सकते हैं, उसकी मलाई भी खा सकते हैं। नारियल पानी, नारियल पानी, मलाई, साथ में उसकी जो मलाई निकलती है वो भी खाएं। आप सीजनल फ्रूट्स लीजिए। आप छाछ, दही ले सकते हैं। आप मिल्क प्रोडक्ट लीजिए, लेकिन मिठाइयाँ बंद, खांड बंद, मैदा बंद, रिफाइंड, माइक्रो रिफाइंड ऑयल बंद, कच्ची घानी का, पतली के सभी ऑयल जो हैं कच्ची घानी का। सरसों का तेल तो बिल्कुल कच्ची घानी का ही है, जो पारंपरिक तौर पे निकाला जाता है इस तरह से। और भी जितने ऑयल हैं वो फिजिकली रिफाइंड है, केमिकली नहीं। केमिकल से रिफाइंड नहीं किए, फिजिकली रिफाइंड, मतलब कपड़ों से। इसके तो ये आप इसको कर सकते हैं। जैसे मूंगफली का ऑयल है पतंजलि, वो भी आता है। राइस ब्राइन ऑयल है, वो भी आता है। सरसों का तेल आता है, सनफ्लावर ऑयल आता है, सोयाबीन ऑयल आता है, और साथ में इसका तिल का तेल भी आता है। अगर इस तिल के तेल में आप भोजन पकाते हों, या फिर कोपरेल तेल, कोकोनट ऑयल भी आता है। जो भी ऑयल भी बदल बदल के लेना चाहिए, अनाज को भी बदल बदल के लेना चाहिए। सिर्फ हमें अनाज में सिर्फ गेहूं और बाजरा ही नहीं, हमें कभी मकई की रोटी भी खानी चाहिए, हमें कभी मिक्स अनाज की रोटी खानी चाहिए। तो आप हरी सब्जियां लें, सभी प्रकार की सब्जियां लें। अब बस स्प्राउट में ध्यान रखें। स्प्राउट मतलब उगा हुआ कठोल, उसमें मूंग ले सकते हैं, ज़्यादा वो भी बहुत कम मूंग, उगी हुई मूंग। तो इस तरह से आप अपने थायराइड को क्योर कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक्यूप्रेशर बता देता हूँ, फिर उसको आप थायराइड में कौन कौन से आसन कर सकते हैं। तो आज मैं थायराइड के लिए आसन आपको बताऊंगा, कराऊंगा, आप भी करेंगे मेरे साथ थायराइड के लिए आसन। आसन को आप करना है, आसन को अपनाएं थोड़ा थायराइड में। अब ये एक्यूप्रेशर और एक एक्सरसाइज है जो दिन में 3 बार आप कर लेंगे, या 2 बार कम से कम। एक्यूप्रेशर दिन में 2 बार कर लेंगे, सुबह और शाम। 2 प्रकार के एक्यूप्रेशर बता रहा हूँ। वो एक तो मसाज के रूप में है, मालिश के रूप में, और दूसरा दबाने के रूप में। अब देखो, ये जो हमारी अंगूठा है, अंगूठे की लाइन में नीचे उतरेंगे तो हथेली का ये जो उपसा हुआ जो हिस्सा है, जो बाहर की ओर निकला हुआ हिस्सा, यहाँ पर नहीं, थोड़ा अंदर की साइड में, यहाँ से दबाएंगे तो जो भाग में दुखेगा आपको, जैसे आपको थायराइड हो चुका है, अब ये इसकी थायराइड की समस्या 80-90% आपको जब थायराइड बढ़ जाता है तभी रिपोर्ट आपका आएगा, तब तक नील बिताएगा। कितना भी आप रिपोर्ट निकलवा लीजिए, आपका रिपोर्ट नील ही आएगा। थायराइड हो चुका है फिर भी उसके सिम्टम्स भी काफ़ी, अब डॉक्टर थायराइड चेक कराते हैं, रिपोर्ट्स आएगा नहीं। जब 80-90% थायराइड बढ़ जाता है तब आता है।
तो इससे दबाने से हमें पता चल जाए थायराइड है कि नहीं। रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगे, लेकिन आपने यहाँ पर ऐसे दबाया, ऐसे भयंकर दुखा, जैसे दबाए थे थोड़ा ऐसे, जैसे किसी ने सोई भोंक दी हो, जैसे सोई भोंक दी वो तीव्र दुखाવો થાય, तो वो थायराइड की समस्या आपको हो चुकी है या होने वाली है। सावधान हो जाएं, भले रिपोर्ट आपका नॉर्मल आ रहा है। तो यहाँ 2 मिनट ऐसे दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे, जो भाग दुखता है वहीं पर उसी पॉइंट में ऐसे दबाएंगे, 3 सेकंड के रखेंगे, छोड़ देंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे। कितने मिनट तक? 2 मिनट तक, 2 मिनट्स। इसी तरह से दूसरे हाथ की हथेली में तो सुबह शाम दोनों टाइम दबाएंगे छोड़ेंगे। इस तरह दबा के रखेंगे तो 3 से 5 सेकंड छोड़ेंगे, दबाएंगे 3 से 5 सेकंड दबा के रखेंगे, छोड़ेंगे, दबाएंगे 3 से 5 सेकंड दबा कर रखेंगे, छोड़ेंगे। इस तरह से 2 मिनट इस हथेली में, दोनों हथेली में। अब देखो ये गले के पॉइंट है यहाँ पर। अब थायराइड पैराथायरॉयड कहाँ, ग्रंथि कहाँ पर है? गले में है, बिल्कुल अंगूठे के नीचे में गोलाई में गले के पॉइंट हैं। और यहाँ पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड्स के पॉइंट है, ब्रेन के पॉइंट है यहाँ सभी। तो इस अंगूठे को जैसे इस हथेली से पकड़ लिया इस तरह से, ऐसे ऐसे नहीं, अधूरा नहीं पकड़ेंगे, यहाँ तक जाना है बिल्कुल। ये नेक है, ये नेक है, गला है ये, तो यहाँ तक जाना है। अब इस मुट्ठी में ज़्यादा प्रेशर भी नहीं, ऐसे पकड़ेंगे कि यह अंगूठा अंदर घूम भी सके और इसके ऊपर दबाव भी, दोनों। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 60 to 70। कितनी बार करना है ये? 60 से 70, 60 to 70, मतलब 1 मिनट से ज़्यादा, 1 मिनट और 1 मिनट से ज़्यादा, सुबह शाम दोनों टाइम। इस तरह दोनों हाथों में 1 2 3 4, बढ़िया रगड़ आनी चाहिए, रगड़ ઘસાવવું જોઈએ, સાથોસાથ અંગૂઠો ફરવો પણ જોઈએ, એટલું પ્રેશર આપવાનું છે। इस अंगूठे को हथेली में ऐसे मुट्ठी में घूमना भी चाहिए और प्रेशर भी आना चाहिए। इस तरह से पकड़ना है आपको, और बिल्कुल मूल में पकड़ेंगे, पूरा अंगूठा पकड़ेंगे, ऐसे अध कचरा अंगूठा नहीं पकड़ेंगे, बिल्कुल मूल तक, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा पूरा। एक तो दोनों टाइम सुबह शाम करना है ये एक्यूप्रेशर दोनों, मतलब 60 to 70 टाइम, 1 2 3 4 60 तक, 60 સુધી, मतलब वो 1 सेकंड का 1 स्ट्रोक हो गया तो 60, तो 60 1 मिनट हो जाएगी। वैसे 1-1.5 मिनट करना ही है दोनों टाइम। ये एक्यूप्रेशर हो गया। अब ये कसरत कर लीजिए इस तरह से, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ना हो तो ये कसरत कर ले सकते हैं, इस तरह से गोल घुमाने गर्दन को। कोई भी आसन अगर कर नहीं पा रहे, ऐसे आपकी हालत ही नहीं, ऐसा मोटे मोटे हो चुके हैं कि कोई भी योगासन आप नहीं कर पा रहे, तो अगर योगासन कर पा रहे हैं तो भी आपको इस कसरत को करेंगे दिन में 3 बार, 11 टाइम्स, ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड में 11 बार घुमाएंगे दिन में 3 बार। अब अगर योगासन नहीं कर पा रहे, आपकी स्थिति हो गई, आपका शरीर जवाब दे चुका है, आप किसी प्रकार का योगासन नहीं कर पा रहे, तो गले की कसरत दिन में 3 बार कर लें। अगर आप योगासन कर पा रहे हैं तो भी कीजिए, तो उसको 2 टाइम कर लीजिए। अगर योगासन नहीं कर पा रहे तो दिन में 3 बार कर लेंगे, 11 टाइम। हाँ, लेकिन आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होना चाहिए, तभी इस कसरत कर सकते हैं। तो चलो, अब काफ़ी कुछ मैं बता चुका हूँ, अब हम इसके बारे में जो योगासन है कौन कौन से हैं वो करेंगे। जितने भी गले के ऊपर दबाव आता है, जैसे खींचाण बल, दबाण बल, खिंचाव, टेंसाइल फोर्स, कॉम्प्रेसिव फोर्स, मतलब खिंचाव का बल, दबाव का बल, दोनों आसन इसमें उपयोगी रहते हैं। खासतौर पर दबाव बल ज़्यादा उपयोगी रहता है इसमें, फिर भी खिंचाव बल भी उपयोगी रहता है। तो उसमें चलो सभी घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, घुटनों के बल खड़े होकर करेंगे हम अर्धचंद्रासन और उष्ट्रासन। उसमें उष्ट्रासन ज़्यादा लाभकारी है उसमें अर्धचंद्रासन से, तो हम डायरेक्ट हम उष्ट्रासन करते हैं। लेकिन इसमें क्योंकि गला पूरा इस तरह से टेढ़ा हो जाता है, ऐसे गर्दन लटक जाती है, तो यहाँ पूरा खिंचाव बल आता है इस साइड में, और इस साइड में दबाव आ रहा है, एक साइड में खिंचाव बल, एक साइड में दबाव, तो ये भी थोड़ा उपयोगी है इसमें। तो थायराइड के लिए आप इस तरह से कीजिए, ऐसे हाथ की हथेली यहाँ पर ऐसे, ये ऐसे करना है आप।
आपको 10 सेकेंड में पोज में रुकना है, आसन में रुकना है। उससे बढ़ाते बढ़ाते आपको 30, 40, 60 सेकंड तक रुके, डेली धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते। पहले दिन से 60 सेकंड तक नहीं रुकना है आपको, पहले 10 सेकंड, फिर दूसरे दिन 15 सेकंड, પછી 20, 25, 30 ऐसे बढ़ाते बढ़ाते ले जाएंगे। ठीक है, तो ये आसन हो गया, आपको कर लेना है रोज। अगर कोई चिंता ना, अगर नहीं कर पाते तो गर्दन वाली कसरत कर लेंगे दिन में 3 बार, तो अभी आपको लाभ मिलेगा। वैसे 90% आपका ठीक होगा प्राणायाम से, उज्जाई, कपालभाति, अनुलोम विलोम से और ये एक्यूप्रेशर से। आपने जो भोजन में और जो घरेलू प्रयोग बताए हैं, जो मैंने दवाई 2 बताए हैं, उससे ही फायदा लाभ मिल जाएगा। आप अगर आसन कर पाए या ना कर पाए, इसकी कोई चिंता नहीं है। तो ये आसन कर लिया। अब एक आसन है मत्स्यासन। मत्स्यासन जो है वो एक्चुअली वो क्या है, वो लगा पद्मासन लगा कर करना पड़ता है। तो मत्स्यासन पद्मासन लगाकर आप कर सकते हैं इस तरह से। और पद्मासन लगाया, अब मैं पद्मासन इसलिए नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि मेरे दाहिना पैर एक्सीडेंट में टूट चुका है, तो पूरा अच्छी तरह से मोड़ नहीं पाता मैं, तो पद्मासन नहीं लगा पाऊंगा मैं। तो मैं ऐसे ही लगाकर किस तरह से करना है, आप पद्मासन लगा लीजिए, दाहिने पैर को बाएं थाई के ऊपर रख लें और बाएं पैर को दाहिने थाई के ऊपर रख लीजिए। और इस तरह से ऐसे पहले कोहनी को सपोर्ट दे दीजिए, ऐसे पहले कोहनी को सपोर्ट देकर फिर धीरे धीरे कोहनी को ऐसे सरकाते जाएं, ऐसे, और पहले धीरे 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 नीचे आ जाएं, फिर ऐसे गर्दन को ऐसे कर दीजिए, सिर को ऐसे कर दीजिए और यहाँ से पकड़ लीजिए ऐसे। अब ये हो गया मत्स्यासन। इसको भी आप कर सकते हैं, थायराइड के लिए अच्छा है। अगर नहीं कर पाते टेंशन मत रखिएगा, आपका ठीक होगा पूरी तरह से। अनुलोम विलोम, कपालभाति, उज्जाई, प्राणायाम, मैंने जो घरेलू प्रयोग बताए हैं, जो एक्यूप्रेशर बताया है और जो गले की घुला कसरत, इससे ही ठीक हो जाएगा आपका। अब और भी जो आसन हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, वे हैं सर्वांगासन और हलासन। ये दोनों आसन बहुत ही अच्छे हैं। ये कैसे करना है, तो आप जितना भी अर्धहलासन कर सकते हैं तो अर्धहलासन करेंगे। अर्धहलासन से पौना कर सकते हैं, पौने तक कर सकते हैं, पौना करेंगे। और जो पूरा कर सकते हैं पूरा करेंगे। सर्वांगासन भी ऐसा ही है, दोनों एक साथ कर सकते हैं। पहले सर्वांगासन करेंगे फिर हलासन करेंगे। चलो, तो पहले हम करेंगे सर्वांगासन। अब इसमें दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। ऊपर उठाने के बाद आपके हिप्स को ऊपर उठा लीजिए, कमर को ऊपर उठा लीजिए और हाथ ही की हथेलियों को कमर के पीछे लगा दीजिए और पैर को बिल्कुल सीधे कर लीजिए इस तरह से। ये सर्वांगासन है। इसको आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे, पहले 30 सेकंड रुकेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 2 मिनट तक इसमें रुके, 2 मिनट 120 सेकंड तक। अब इसी पोजीशन में आप पैरों को पीछे ले जाएं, जितना ले जा सकते हैं, और पीछे ले जाकर कोशिश करें आपके पैर के अंगूठे जमीन की तरफ और जमीन के ऊपर इस तरह से। ये हो गया हलासन। ये 2 आसन इसके लिए सर्वोत्तम है। इससे पहले जो मत्स्यासन किया था वो भी लाभकारी है, उष्ट्रासन भी थोड़ा बहुत लाभ करता है। वैसे ये सर्वांगासन और हलासन इसके लिए बहुत ज़बरदस्त पावरफुल है। तो ये हो गया आसन। इतने आसन भी कर लेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। तो चलो, अब हम करेंगे कमर के लिए आसन। कमर के लिए, कमर में हाँ, जो थोड़े बहुत इसमें भी लाभकारी है थायराइड के लिए। कमर के जो आसन है ना, वो थायराइड के लिए ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े बहुत लाभ तो करते हैं। मकरासन। अब ये घुटनों का एक्सरसाइज, जो जिनको घुटनों का दर्द है वो दिन में 3 बार ये 50-50 टाइम्स करेंगे। 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8। आपने 8 बार किया था, आपको 50 टाइम्स करना, जिनको घुटने का दर्द है, दिन में 3 बार। अब दोनों पैरों को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आपको करना है 25 से लेकर 50 टाइम्स ही इसको, दिन में 3 बार, जिनको घुटनों की समस्या है। वैसे कमर में भी लाभ मिलेगा आपको इसमें। मकरासन है ये थोड़ा बहुत आंशिक रूप से आपके थायराइड में भी लाभ करता है। आप करेंगे कमर का अगला आसन है भुजंगासन। दोनों हाथ की हथेलियां साइड में रखें, पैरों को मिलाकर रखें, एक ऊपर उठाएं, इस तरह से गर्दन को ऊपर देखें, ऐसे नहीं रखें, वाला ऊपर देखें। दो नीचे, फिर से एक बार 3, 4। ये आंशिक रूप से लाभकारी है थायराइड के लिए, बहुत ज़्यादा लाभ नहीं है इसका। सबसे ज़्यादा लाभ है मत्स्यासन, हलासन, सर्वांगासन, इसके लिए सर्वोत्तम आसन है। और भी कई आसन है वैसे, लेकिन यही आसन कर लें, इतना ही तो अभी काफ़ी है। बाएं हाथ की हथेली इसके ऊपर दाहिने हाथ की हथेली, 1, 2, 3, 4। तो ये हो गया भुजंगासन का दूसरा पोज। अब करेंगे शलभासन। अब ये शलभा ये वाला कीजिए, दोनों हाथ की मुट्ठियाँ ऐसे ऐसे नितंब के ऊपर, बाएं हाथ दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ लीजिए, पैर को सिर धड़ को, पैर को आप नीचे ही रखेंगे, सिर धड़ को ऊपर उठाएं, सांस अंदर, 1, 2, हाथ को पीछे खींचेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे, 3, 4। एक तो ये शलभासन। अब दोनों हाथ की हथेलियां थाई के नीचे दबाकर इस शलभासन को भी करेंगे। दोनों साइड से पैर भी उठाएंगे, सिर धड़ को भी उठाएंगे, 1, 2, 3, 4। अब ये जितने मैंने आसन कराए वो कमर के लिए है, एक्चुअली वो कमर के लिए ही है, कमर दर्द से लेकर कमर की सभी समस्याओं के लिए, लेकिन थोड़े बड़े आंशिक रूप से आपको थायराइड में भी लाभ करते हैं। अब जो अगला आसन है वो है धनुरासन। वो थायराइड के लिए भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है वो भी। पैर को मोड़कर इस तरह से पकड़ लीजिए और कोशिश करेंगे दोनों साइड से पैर को भी उठा लीजिए और सिर धड़ को भी ऊपर उठाएं। इस तरह से आपके पेड़ू भाग या पेट के ऊपर शरीर को बैलेंस रखें, कोशिश करें ऊपर की ओर देखने की। 2 नीचे, 3 ऊपर, 4 नीचे। तो चलो आज का क्रम पूरा हुआ, आराम कर लीजिए। आराम का मकरासन, ये आराम करने का मकरासन है। पहले पैरों में फासला, पैर की पंजे बाहर की ओर और पेड़ की एड़ियाँ अंदर, और कपाल को दाहिने साइड के जो कनपट्टी को ऐसे यहाँ पर लगा दीजिए, या फिर ऐसे कंफर्टेबल रखता है तो ऐसे रख लीजिए, कोई बात नहीं। ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, आपको जो आपको अपने आप को कंफर्टेबल फील हो, जिसमें आपको आराम मिलता है, इस तरह से रख लीजिए। ये आराम करने का मकरासन है। जब सभी धीरे से अब खड़े होकर बैठ जाएंगे।
आज हमने आपको थायराइड की समस्या के लिए योग सत्र में काफ़ी कुछ बताया, भोजन के बारे में, दवाइयों के बारे में, घरेलू प्रयोग के बारे में, एक्यूप्रेशर के बारे में, योगासन के बारे में, प्राणायाम के बारे में, आप डाइट क्या लेंगे, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे उसके बारे में सब कुछ बता चुका हूँ। आप इतना कर लेंगे, कम से कम 3 से 6 महीने में आप क्योर हो जाएगा आपका थायराइड, बस आपके ऊपर निर्भर है। हमने तो बता दिया, बताना, मार्गदर्शन देना वो मेरा काम है, करना ये आपका काम है, क्योंकि आपको समस्या है, मुझे नहीं, आपको करना है, आपके लिए ही करना है, मेरे लिए नहीं करना। देखो मेरी तो कोई फीस भी नहीं है, मैं आपको फ्री में बिल्कुल सिखाता हूँ, बिल्कुल फ्री में। हाँ, मेरी फीस ये है कि जितने भी आप फेसबुक में मेरे साथ जुड़े हुए हैं वे कमेंट्स और लाइक जरूर करें और सभी शेयर करके जाएं मेरे वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और उसमें कमेंट्स लिखें। कुछ भी कमेंट्स ना है तो ओम लिख के कमेंट्स, खाली ओम लिख दीजिए, कोई बात नहीं। और कमेंट्स मान लेंगे तो लाइक भी कीजिए, ओम लिखिए, कमेंट्स, कुछ भी आपको कुछ बताना हो तो आप लिख सकते हैं, कुछ भी कहना हो, और साथ में शेयर जरूर करें। आपका कोई इसमें नेट यूज़ नहीं होगा, तो यही मेरी फीस है। आप मेरे वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स और लाइक कीजिए, इससे क्या होगा, बहुत लोगों तक पहुंचेगा, तो कई लोगों को लाभ मिलेगा जो देखेंगे उसको। इसलिए तो यही मेरी फीस है, तो आप सभी मेरी फीस को चुका कर जाएंगे, ऐसे मत जाना। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, कमेंट्स जरूर करेंगे। चलो अब हम ऑटो सजेशन, सेल्फ सजेशन, उत्साह से, उमंग से बोलेंगे। मैं संपूर्ण स्वस्थ व्यक्ति हूं, आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति हूं, मेरे में अपार शक्तियां हैं। तो ये हो गया ऑटो सजेशन, सेल्फ सजेशन। ये हमें स्वस्थ करने में बहुत सहायता करता है, ये हमारी मानसिकता में चेंजेस लाने में सहायता करता है। अब करेंगे हम हृदय का आभार व्यक्त करेंगे हृदय के प्रति। तो दाहिने हाथ की हथेली हृदय के ऊपर रखें। हे हृदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे ईश्वर, हे प्रभु, मेरे हृदय को इसी तरह से धड़काए रखना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। अब ये क्लैपिंग जरूर कर लीजिए थायराइड में। इसके बाद एक आसन और बाकी है जो थायराइड के लिए बहुत बढ़िया है, वो है सिंहासन। वो थायराइड के लिए अच्छा है, तो ये भी अच्छा है, एक्यूप्रेशर भी हो जाएगा इससे। ऐसे 102 मिनट सभी ताली बजा डाली दिन में 2 बार। इसमें क्या, सभी एक्यूप्रेशर के पॉइंट एक साथ दब जाते हैं, एक्यूप्रेशर हो जाता है, एनर्जी का फ्लो अच्छी तरह से हो जाता है। दिन में 2 बार 2-2 मिनट, एक कम से कम 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट बेटर है। तो ये भी दब जाएगा, ये भी दब जाएगा। वैसे आपको ऐसे ऊपर निर्भर मत रहना, आपको ये एक्यूप्रेशर तो करना ही है थायराइड वाले को, ये बहुत ध्यान में रखना। अब ये सिंहासन आपके लिए उपयोगी है। तो चलो, ऐसे नहीं बैठ पाते मोड़कर पैर को, तो ऐसे बैठ जाएं। और जो थोड़ा घुटने को मोड़ पाते हैं तो इस तरह से घुटने को मोड़कर ऐसे बैठ जाएं। हथेली को ऐसे रखें, यहाँ आज्ञा चक्र है, यहीं पर मन को स्थिर रखें। सांस अंदर, सांस अंदर भरें, गले पर मसाज कर लीजिए, लार को अंदर निकल जाए। इसे आप 3 से 5 बार कर लीजिए सिंहासन को रोज, ये भी आपके लिए अच्छा है। और हास्यासन तो सब रोगों के लिए अच्छा है। वैसे भी थायराइड वालों को स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो बिल्कुल सैड, उदास हो जाते हैं, उदासीनता, बिल्कुल चेहरा बिल्कुल उदास रहता है उनका, किसी के साथ हंसे बात नहीं कर पाते हुए बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उनके लिए हास्यासन बहुत अच्छा है। आपको मेडिटेशन भी करना है। आप पूरी तरह से मुक्त मन से हंसेंगे, जोर से
और जोर से लंबा से और लंबाई और जोर से एक बार और अंतिम बार। तो हंसने से भी थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि एक्टिवेट होती हैं। यहाँ जबरदस्त फ्रिक्शन होता है। सिंहासन में हंसते हैं तब, कपालभाति करते हैं तब, उज्जाई करते हैं तब, भ्रामरी करते हैं तब, ये सब भी प्राणायाम करना है। इतना करना है आपको। अगर थायराइड का अपने थायराइड को क्योर कर लेना है, आप योग को अपनाएं, 100% लाभ मिलेगा। अब हम शांति पाठ। ओम ध्योः शांति अंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांति राप शांतिः औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिः विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। सांस को अंदर भरे लंबा। ओ शांति 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 विश्वमान कुरु कुरु वाम स्वाहा। ओम सर्वभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप कल फिर मेरे साथ जुड़ेंगे सुबह 6 बजे फेसबुक लाइव पर। कल हमारा सत्र रहेगा पाचन तंत्र के रोगों के लिए। ओम।